कक्षा 10वीं मैथ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हाफ ईयरली में भी आएंगे, और मेन तो मैं आपको 10वीं बोर्ड का बता रहा हूँ। 10वीं बोर्ड में किस प्रकार आने वाले हैं, क्योंकि मैंने टारगेट लिया है 80 नंबरों का। कितने नंबर का? और आपके हाफ ईयरली आने वाली 70 नंबर की। तो ये जो मैंने बता रहा हूँ ना, ये 80 नंबर के हिसाब से, ठीक है। अब क्या आने वाला देखो, चैप्टर नंबर पहला ले लो, वास्तविक संख्या है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर। अब इसमें क्या आने वाला देखो, आपके पास इसमें रहने वाले हैं 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 3 सवाल। 2 तो रहेंगे आपके अबसद, 2 तो क्या रहेंगे? अबसद। और एक आपके पास रहेगा 2 नंबर का कोई क्वेश्चन। जैसे 2 नंबर में क्या आ सकता है? अपरिमेय संख्या। क्या आ सकती है? अपरिमेय संख्या। एक तो देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 में बता देता हूं, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? अब पहचानो आप कौन सी अपरिमेय। जैसे पहला है √5, पहला क्या है? √5, और दूसरा है √121, तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है -1। प्रश्न क्या पूछा है? कौन अपरिमेय? कौन अपरिमेय? अब ऑप्शन दे रखा है √5, √121, ए एंड बी बोथ, या -1। बताओ आप में से कौन सा सही है? -1, ठीक है। और कोई? ए और बी दोनों। और कोई? ये वाले भी गलत है, ये वाले भी गलत है। आंसर ये सही है। आप क्या करते हो, देखो जल्दबाजी में रूट देखा कि रूट वाले अंदर संख्या है, तो ये अपरिमेय, जबकि ये रूट के अंदर 121 है, ये अभाज्य नहीं है। रूट के अंदर ये अभाज्य थोड़ी, 121 में तो भाग जा रहा है 11 का, तो ये तो 11 का वर्ग है, 11 का, तो इसका मतलब ये संख्या तो 11 है, तो √5 अपरिमेय कौन है? ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है अभी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी, चैप्टर नंबर 1 से। अगला एक सवाल आ सकता है कि 60 के अभाज्य गुणनखंड में, जो 60 का अभाज्य गुणनखंड करोगे ना, इसमें 2 की घात कितनी है? 2 की घात बची। आपको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना, देखो 2 का भाग इसमें 2, 30, फिर 2 का भाग 2, 15। बस अब 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा ना, 2 की घात कितनी आ गई? 1 और 2, कितनी बार भाग गया? वही इसकी घात है। अब ऑप्शन में आएगा 1, 2, 3, 4। अब बाकी वाले बच्चे ऐसा करेंगे, इसको 100%, 60 में से 2 का भाग देंगे, फिर 30 लिखेंगे, फिर 2, फिर 15, फिर 3, फिर 5, फिर 5, फिर 1, यहाँ से देखेंगे 2 का स्क्वायर, 3 की घात 1, 5 की घात 1, फिर देखेंगे 2, आंसर। जबकि आपको ऐसे नहीं करना, आप क्या देखोगे, सीधे भाग देते ना, फिर भाग, फिर भाग। अब 15 में 2 का भाग नहीं जा रहा, मतलब घात कितनी? 2 बार भाग गया, तो 2 घात, आंसर। ठीक है, ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके चांस थोड़े कम है, इसके चांस बहुत ज्यादा है। 99% ऐसा सवाल आ सकता है। ये सवाल तो मान लो आ भी सके, नहीं भी आ सके। ओके, अगला देखो क्या है, a² b और ab² का HCF, a² b और ab²। ये क्वेश्चन पर्सनली मैंने बनाया है, हर जगह है ही नहीं। इसका HCF निकालो, आपकी बुक में नहीं है ये। HCF क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन है। क्या दिख रहा है दोनों में कॉमन, बताओ तो। देखो a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, b यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ab इसका आ गया HCF। और यहाँ पे a² है, लेकिन यहाँ पे केवल a था इसलिए लिया। यहाँ पे b² है, लेकिन यहाँ पे केवल b था, तो यहाँ पे b लिया, तो ab इसका क्या हो गया? HCF। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अब इसकी जगह कुछ और भी आ सकता है, जैसे x² y, yx² या y² x, ऐसा भी आ सकता है। ये बस तरीका बताया कि ऐसे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, ऐसे पूछ सकता है कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर HCF इंटू में, यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे सके प्रथम संख्या, दूसरा दे दे HCF, तीसरा दे दे LCM, चौथा दे दे LCF और LCM दोनों। तो आपको क्या करना है, दोनों में से वो देख लेना, सीधे सीधे फॉर्मूला है मतलब। ओके, ये तो रहे आपके अबसद वाले सवाल, कि अबसद वाले सवाल इससे बाहर नहीं जाएंगे, पक्का है। निम्न में से कौन सी संख्या सहअभाज्य है? कौन सी संख्या सहअभाज्य? जैसे 5 और 7, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया 21 और 3, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया 4 और 12, और डी ऑप्शन आपको दे दिया 5 और 15। सहअभाज्य पूछा आपको, सहअभाज्य कौन सी है बताओ तो। सहअभाज्य संख्या चारों में से, मतलब दोनों में जिसका HCF केवल एक हो। HCF चारों ऑप्शन को ध्यान से देखो, किसका HCF एक आ रहा है? ये 5 और 15, ये तो 5 आ जाएगा, ये 4 और 12 4 आ जाएगा, ये 5 और 7, और ये 21 और 3 है, मतलब इसमें भी 3 कॉमन है, 5 और 7, क्योंकि 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। हमेशा ध्यान रखना, अभाज्य संख्याओं का क्या आता है? सहअभाज्य एक ही होता है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं में वैसे कोई कॉमन नहीं रहता है। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, बस अबसद वाले, इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा आपके। अब एक रहा आपके पास अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, 2 नंबर का एक प्रश्न बचेगा आपके पास। ये तो 1 नंबर में हुए, 1 नंबर वाले कितने सवाल आने वाले? 2, ये तो 2 वहां से हो जाएंगे। अब एक प्रश्न आएगा 2 नंबर का और,
जैसे आ गया, मान लो अपरिमेय संख्या क्या है, सिद्ध करो अपरिमेय। जैसे √5 है, 3 + 2 √5 है, ऐसे वाले सारे प्रश्न 1/√2। स्पेशली ये तीनों मोस्ट है, बाकी वाले कुछ भी आ सकते हैं। 1/√2, 3 + 2 √5 या ये। और ये नहीं आया तो 100% HCF और LCM पूछेगा, बस बात खत्म। इन दोनों को याद करना, इसके अलावा तीसरा प्रश्न नहीं आएगा। कर दोगे? और याद रखो कि अगर आपने HCF और LCM करना सीख लिया ना, तो अब अबाजी गुणनखंड करना तो वैसे ही कर दोगे, क्योंकि अबाजी गुणनखंड करने के बाद ही HCF LCM होता है। अगर ये प्रश्न नहीं आता, ये आता तो आपको पहले से आता है। इसका मतलब आपको इसकी तैयारी नहीं करनी है, आपको करनी है HCF LCM निकालने की और एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने की। पहले कितने सवाल बताए? एक ये, दो और 4 प्रश्न ये, 6 प्रश्न बताए। कितने सवाल? यहाँ से 4 प्रश्न आ जाएंगे एग्जाम में, 4 या 3 प्रश्न। कितने प्रश्न? 3 प्रश्न आएंगे 4 मार्क्स के। कितने मार्क्स के? बस पहला पार्ट खत्म। बोलो, कर दोगे ऐसे? ये अपरिमेय संख्या, ये HCF LCM। अब देखो दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है पॉलिनोमियल या बहुपद। दूसरे पार्ट का नाम क्या है? बहुपद। बहुपद। इसको कैसे करना देखो इधर, इसमें भी सेम रहने वाला है। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं आपके? 3 प्रश्न 4 मार्क्स के, 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव या ऑप्शन वाले और 1 प्रश्न रहेगा 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 2 और 1 3 प्रश्न, 2 और 2 4 मार्क्स के। अब कैसे प्रश्न रहेंगे देखो। निम्न बहुपदों के, कोई बहुपद दे रखा है, कोई भी बहुपद है, उसके शून्यक अल्फा और बीटा है। उसके शून्यक क्या है? तो 1 + अल्फा + 1 + बीटा क्या होगा? ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुपद दीजिए यहाँ पे, मान लो 2x² - 5x + 12, ये वाला एक बहुपद है। इस बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और, तो पूछा 1/अल्फा + 1/बीटा क्या होगा? कर दोगे? कैसे करना देखो, लसन ले लेना, अल्फा बीटा आ जाएगा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ऊपर योग है, नीचे गुणनफल है। योग कितना होता है देखो, ये 5 है और यहाँ पे 2 है, तो 5/2, ये माइनस का यहाँ प्लस करना, फिर क्या है 12/2 मतलब 6, तो ये आ गया 6, ये गुणा वाला, ये हो गया जोड़ वाला। कर दो, 6 × 2 12, तो 5/12 आंसर। ओके, ऐसे प्रश्न करें, इसको गुणा सही कर देना, वरना आप क्या करोगे 6 × 5 30 करोगे और 30/2 करके 15 आंसर ले आओगे। ऐसा मत करना, इस 6 ये ऊपर नहीं जाएगा, ये यहाँ पे गुणा होगा 2 से। ठीक है, फिर एक प्रश्न है, शून्यकों का योग दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, बहुपद निकालना है। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है योग, योग कितना मान लो -5 और गुणनफल कितना है मान लो 7, तो बहुपद ज्ञात करो। ऑप्शन दे रखे x² + 5x + 7 = 0, एक x² - 5x + 7 = 0, x² - 5x - 7 = 0 और एक x² + 5x - 7 = 0। बोलो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होने वाला है? A, B, C या D? ये योग है, ये गुणनफल है, हमें बहुपद निकालना है बस। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे x² माइनस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या संख्या होती है, शून्यकों का योग होता है ना, योग करो तो 7 और 5 2, कितने हो गए 2x, प्लस यहाँ पे क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना है यहाँ पे, अच्छा योग दे रखा है यहाँ पे, सॉरी, योग कितना -5, योग कितना है और गुणनफल कितना है 7, यहाँ पे 7 = 0। बस कौन सा ऑप्शन देख लो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x² + 5x + 7 = 0। कौन सा ऑप्शन है? ये वाला पहला ही आंसर, x² + 5x प्लस माइनस प्लस में कंफ्यूज मत होना बस। ठीक है, ऑप्शन ऐसे ही होंगे 5 7 प्लस माइनस, किधर प्लस किधर माइनस। अगला देखो, x² - 7x + 10, ये एक बहुपद है, इस बहुपद का एक शून्यक दे रखा है, एक शून्यक तो है। एक बात याद रखना, ये जो पेपर बता रहा हूं ना, ये हार्डेस्ट लेवल है, मतलब हार्ड से हार्ड आएगा तो ये आएगा बस, इससे हार्ड नहीं आएगा। और सरल दे दिया तो बस किताब में से देगा, ये बना बना के नहीं देगा। और हाफ ईयरली में इतने चांस है 90 के पेपर को देखते हुए कि आपके सरल ही आने वाला, हार्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देखो एक शून्यक 2 है, तो दूसरा बताओ कितना होगा। सिंपल ट्रिक कैसे लगाओगे इसमें, जैसे ऑप्शन ए दे रखा है -5, ऑप्शन बी दे रखा है -2, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 9। अब देखो इसमें बाकी सारे बच्चे क्या करने वाले हैं, ये बहुपद दे रखा है, बहुपद के शून्य निकालेंगे, या तो उस विधि से या फिर दूसरी श्रीधराचार्य से। कैसे करेंगे देखो, गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर 7, वो सोचेंगे 5 और 2, फिर यहाँ करेंगे -5 -2, फिर वहां से x के 2 मान मिलेंगे, एक मान ये दूसरा मान कौन सा, वैसे करेंगे। हमें ऐसा नहीं करना, हम तो क्या करेंगे देखो, हम जानते हैं कि ये वाला कौन सा होता है, शून्यकों का योग होता है, जब x² के गुणा क्या हो 1 हो, यहाँ पे x² का गुणा कितना 1 है, तो मतलब ये -7 क्या है, शून्यकों का योग है, माइनस की जगह प्लस कर देना बस। तो ये 7 क्या हुआ, शून्यकों का योग हुआ, हुआ कि नहीं हुआ बोलो। तो 1 जब 2 है तो 2 में क्या जोड़ेंगे तब 7 आएगा, 5।
अरे एक शून्य कितना है 2, तो दूसरा शून्य कितना होगा 5, तभी तो इन दोनों का योग 7 आएगा कि नहीं आएगा। और गुणा देख लो 5 और 2 का गुणा 10, तो अपने को ये 5 करना, बस टिक और आंसर। पूरा विधि नहीं करनी है, लेकिन सारे विधि से करेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 5 माइनस 2 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 5 बराबर 0, यहाँ से ये कॉमन लेंगे, फिर ये करेंगे, या फिर वो ये करेंगे, ये शून्य के तो एक्स बराबर 2 रखेंगे इसके अंदर और मान निकाल के करेंगे कुछ ऐसा। तो हमें तो सीधे करना है ट्रिक से। ओके, अगला प्रश्न देखो, बहुपद दे रखे हैं, उसका शून्य पूछा है, बहुपद दे रखे हैं, हमें क्या निकालना है, उसके शून्य निकालना है। ये बड़े वाले सवाल में से जो 2 मार्क्स का सवाल आने वाला है ना, उसमें ऐसा आ सकता है कि बहुपद ज्ञात करना मान लो और शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है, कर दोगे। बहुपद ज्ञात करना है, योग और गुणनफल दे रखा है, कर देना। या फिर इसका उल्टा, बहुपद दे रखा है, बहुपद गिवन है, हमें ज्ञात करना है अपने को शून्यक, क्या ज्ञात करना है, कर दोगे। बस 2 टाइप के प्रश्न है। तो ये मैंने कितने साल बताए, 3 से 4, कितने बताए, ये कितने बताए, 1 और 1 2, बस 6 प्रश्न, कितने सवाल, दूसरे पार्ट में से, इससे बाहर कुछ नहीं। बस यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ये ध्यान दो, यहाँ पे वो बना के भी दे सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, या ये था यू स्क्वायर प्लस 8u, ऐसा कोई सवाल था 4u प्लस ये, या फिर था टी स्क्वायर माइनस 15, कुछ भी हो सकता है, कर देना, कर दोगे। ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट है, इससे बाहर कुछ नहीं। बोर्ड एग्जाम में भी इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ध्यान रखना, मेन एग्जाम होगा वहां भी। अब पाठ नंबर देखो तीसरा, चैप्टर नंबर तीसरा क्या है, देखो 2 चर वाले रेखिक समीकरण, 2 चर वाले, इसमें भी सेम है, कितने प्रश्न, 3 प्रश्न 4 अंक, 2 ऑप्शन वाले, एक आएगा 2 नंबर का, चैप्टर नंबर 3। जैसे दे दिया आपको रेखा 3x प्लस 4y माइनस 7 बराबर 0, एक और दे दी रेखा 4x प्लस 8y माइनस 14 बराबर 0। अब इस प्रश्न में आपको 2-3 चीजें पूछ सकता है। जैसे पहली चीज कि ये रेखा किस प्रकार की है, प्रतिच्छेदी, संपाती, समांतर। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनेगा कि ये संगत है या असंगत है। पहला ऑप्शन देगा संगत, दूसरा ऑप्शन देगा असंगत, तीसरा ऑप्शन देगा हमें नहीं पता, चौथा ऑप्शन देगा ज्ञात नहीं कर सकते, या कोई भी कोई नहीं, ऐसा कुछ। तो इसमें क्या बता सकते हैं, देखो 3/4, हमें क्या करना है, अब शुद्ध वाले सवाल में टाइम वेस्ट नहीं करना है, a1 नहीं निकालना, a2 नहीं निकालना, a1/a2 सब कुछ नहीं करना, बस सीधे सीधे इसको बटे का ये कर दो, 4 ये कर दो और 7/14 कर दो। दोनों जगह माइनस है, पहले से मैंने हटा दिया। ये कितना होगा 1/2, ये कितना होगा 1/2 और ये कितना है पता नहीं, तो ये इसके बराबर नहीं हो रहा है। जब पहला वाला इसके बराबर नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं कि ये रेखा कैसी है, प्रतिच्छेदी। और प्रतिच्छेदी रेखाओं के हल कैसे होते हैं, संगत हल होते हैं, ठीक है। और हल कितने होते हैं, केवल एक हल होता है, कितना हल होता है, अद्वितीय। तो इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज पूछ सकता है, केवल एक हमारे एक क्लियर होगी। क्या पूछ सकता है, इस रेखाओं के कितने हल है, पहला ऑप्शन अद्वितीय, दूसरा बहुत सारे हल है, तीसरा केवल एक हल है या केवल 2 हल है, ऐसा पूछ सकता है। डी ऑप्शन कोई नहीं। तो आपको क्या देखना है कि प्रतिच्छेदी है, मतलब केवल एक हल, अद्वितीय हल। पहला टाइप खत्म। दूसरा टाइप, अगर रेखा पूछे प्रतिच्छेदी है, समपाती है, समांतर है, तो हम देखेंगे प्रतिच्छेदी। तीसरा टाइप संगत या असंगत पूछे तो ये। तो एक प्रश्न में 3 प्रश्न हो गए कि नहीं हो गए, बोलो। चलो अगला प्रश्न देखो, जैसे यहाँ पे दे दिया 4x प्लस 2y बराबर k, ऐसा प्रश्न 100% आएगा, 100%। यहाँ पे x और y के मान दे देगा, वो 2 है, y का मान -2 है, तो k बराबर फाइंड करो। हमें क्या पूछा है, ये एक 2 चर वाली एक समीकरण है, ठीक है। इसमें x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है, k का मान पूछा है। x का और y का मान पुट करो यहाँ पे और k का मान मिल जाएगा। और वो या फिर ऐसा नहीं करे तो आपको ऐसे कोष्टक में लिख देगा कि 2 और -2, तो भी ये पहला वाला मान क्या है, x का, दूसरा वाला मान किसका है, y का। कर दोगे, ये 2 यहाँ रखोगे, 4 × 2 8, ये 2 यहाँ रखोगे -4, 8 - 4 मतलब k का मान 4, k का मान ऑप्शन में देगा 3, फिर 4, फिर -4, फिर 7, बताओ कौन सा है, तो आप बता दोगे बी। ओके, अब देखो आगे, एक ये तो हो गया आपके ऑप्शन वाले सवाल, इससे और इससे, बस ये 2 टाइप ही है, इससे बाहर कुछ टाइप आता ही नहीं है कभी भी, और नहीं आएगा। अगला देखो, अगला जो एक प्रश्न है वो 2 मार्क्स का, एक प्रश्न 2 मार्क्स का, वो किस टाइप का आ सकता है। हमारे चैप्टर नंबर 3 में बहुत सारे प्रश्न है, खूब प्रश्न है, लेकिन सारे के सारे फर्जी क्वेश्चन है, एक भी एग्जाम में नहीं आएगा। मैं तो आ रहा 2 मार्क्स वाला, कौन सा आएगा देख लो, अंश बटे हर वाला सवाल याद करो। अंश बटे, किताब खोलो, वहां पे जो दे रखा है कि अंश में 1 बटा है, हर में 1 घटा है, बिन ये बन जाती है, बिन वो बन जाती है, इंपॉर्टेंट है।
ये हालांकि 3 नंबर का सवाल है, कितने नंबर का? पर बोर्ड कभी कभी इसको 2 नंबर में भी दे देती है, कितने नंबर में? तो ये भी प्रश्न आ सकता है, आंसर हर वाला। एक प्रश्न आ सकता है आयु वाला, कौन सा सवाल? राम की आयु, श्याम की आयु, राम की आयु 5 वर्ष पहले इतनी थी, श्याम की 10 वर्ष पहले इतनी थी, दोनों का अनुपात इतना है, ऐसे वाले सवाल खूब पढ़े, इसके अंदर 2-3 पढ़े। वो अंकों वाले सवाल, अंकों वाले मतलब अंकों को पलटने पर बनी संख्या ये है, दाई का अंक ये है, इकाई का अंक ये है, वो वाला सवाल इसमें आ सकता है। ओके, कर दोगे? और एक टाइप है विलोपन प्रतिस्थापन, इसमें से एक पक्का है, विलोपन और प्रतिस्थापन। अब इधर देखो, प्रश्न आपके पास एक ही आने वाला है, कितना प्रश्न? 2 नंबर का केवल एक प्रश्न। उसके लिए आपको कितने याद करने? विलोपन प्रतिस्थापन विधि याद करो, क्वेश्चन मत याद करो। क्वेश्चन तो विलोपन प्रतिस्थापन के खूब है, पर कैसे करना है वो देखो। मान लो 2 प्रश्न आ गए अपने पास, ये 4x + 7y - 8 = 0, 2x - 9y + 16 = 0, ऐसे कुछ प्रश्न आ गए। बोला प्रतिस्थापन विधि से हल करो या विलोपन से हल करो, या फिर सीधे बोला हल करो, तो दोनों में से कोई भी विधि से हल कर देना। अब ये करते कैसे वो ध्यान दो। विलोपन विधि क्या होती है देखो, x या y दोनों में से किसी एक का गुणांक बराबर करना। जैसे यहाँ पे कितना है देखो, 4 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे अगर इस 2x में मैं 2 का गुणा करूं तो ये 4x बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, यही विलोपन में करना है। इस पूरे समीकरण को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4 बनेगा। फिर आपको घटाना है, पहले में से दूसरा घटाओगे तो 1 कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ समीकरण y में बचेगी, तो यहाँ से y का मान मिल जाएगा, वो समीकरण नंबर 1 में रख देना, x का मान मिल जाएगा। इतना कर दोगे तो ये प्रत्येक प्रश्न में आपको पहचान में आना चाहिए कि किसको हम करें। यहाँ पे देखो, अगर मैं y का गुणांक बराबर करता तो थोड़ा कठिन पड़ता, क्योंकि यहाँ देखो 7 है या 9 है, मतलब मुझे यहाँ पे तो 9 का गुणा करना पड़ता, यहाँ पे 7 का गुणा करना पड़ता। जब कभी भी गुणांक अटपटे हो, यहाँ पे 4 की जगह मान लो 3 है, और आप बोलो नहीं नहीं मुझे तो y के गुणांक के बराबर करने, तो कैसे करने? यहाँ पे y का गुणांक कितना है देखो 9, तो समीकरण 1 को 9 से गुणा करना। यहाँ पे y का गुणांक कितना है 7, इसका गुणा करना है समीकरण 2 में 7 का, मतलब क्रॉस गुणा, उसके गुणांक का गुणा दूसरे समीकरण में और उसके गुणांक का गुणा दूसरे समीकरण में। ऐसा करोगे तो यहाँ पे y के गुणांक बराबर आ जाएंगे। देखो 9 × 7 63, यहाँ पे बनेगा 7 × 9 63, यहाँ से y कट जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कर दोगे ऐसे, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? किसी भी समीकरण को सेलेक्ट करो, जैसे मैंने ले लिया मान लो समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 ले लिया, इसको क्या करेंगे अचर पद को उधर भेजो, तो यहाँ से इसको इधर भेजा दिया, बराबर 8 आ गया। यहाँ से x का y का किसी का एक का मान निकाल दो, मान लो x का मान निकाला तो 8 - 7y/4, ये किसका मान आ गया? x का मान, ये समीकरण नंबर दूसरे वाले में रख दो। अगर आपने समीकरण 1 को सिलेक्ट किया था तो 2 में रखो, और 2 को सिलेक्ट किया था तो 1 में रखो, तो ये जब मान उस समीकरण में रखोगे ना, तो वहां से y का मान या x का मान एक मान मिल जाएगा, फिर उस मान को दूसरे वाले में रखोगे या फिर यहाँ रख दोगे तो x का मान मिल जाएगा, कर दोगे। ये प्रतिस्थापन है, ये विलोपन, दोनों में ये अंतर है। बस आपको इतना पहचान में आना चाहिए कि विलोपन कैसे करते हैं, प्रतिस्थापन कैसे करते हैं। प्रश्न एक भी ट्राई मत करो, ठीक है। अब कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो इसके बहुत सारे प्रश्न ले लो, आप कर दो, वो आपके ऊपर। और ये वाले सवाल तो 2 सवाल है इसके, आयु वाले के 1-2 सवाल है, अंक वाले 1 सवाल है, 4-5 सवाल है बस। लगभग ये आएगा या फिर ये आएगा, पर फिर भी ये और ये थोड़े आ भी सकते हैं, तो इन दोनों का प्रायोरिटी ज्यादा देना, ठीक है। 95% चांस है कि ये आ सकता है विलोपन प्रतिस्थापन वाला, 95%। हाफ ईयरली का मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोर्ड एग्जाम 2025 का बोल रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 पूरा, चैप्टर नंबर 3 पूरा। अब देखो चैप्टर नंबर 4, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण, ठीक है। इसमें बात ले हाफ ईयरली या ईयरली, दोनों एग्जाम, हाफ ईयरली या फिर ईयरली, दोनों एग्जाम में केवल एक प्रश्न आएगा। कितना सवाल आएगा एग्जाम में? मात्र एक ही प्रश्न आएगा, केवल एक सवाल, 4.1 नहीं पढ़नी है, ठीक है। 4.2 में से और 4.3 में से, आपके पास 4.3 और 4.2 दोनों में से सवाल आएंगे, अथवा में आपको करने कितने सवाल है? एक प्रश्न आएगा 4.2 में से और उसी के और में आएगा 4.3 में से, और आपको दोनों में से किसी एक को करना है। तो आप क्या करना, या तो 4.2 को पूरी पढ़ देना या फिर 4.3 को पूरी पढ़ देना, ठीक है ना। और 100% है कि ऊपर वाला सवाल आएगा 4.3 या 2 में से, तो नीचे वाला दूसरी में से आएगा। मतलब जो दोनों सवाल आने वाले हैं ना, वो एक ही प्रश्नावली में से नहीं आएंगे, अलग अलग में से आएंगे। आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या है, या तो 4.2 को पूरी पढ़ लो या फिर 4.3 को पूरी पढ़ लो। और नहीं, हम तो सर दोनों पढ़ेंगे, क्या पता भूल भी जाए तो
तो दोनों में कुल मिला के 5 या 6 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 19 6 में से 2 के 2 प्रश्न आएंगे, केवल 6 प्रश्न। 6 प्रश्न कौन से देखो, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो यदि अस्तित्व है तो। ये कौन सा है, 4.3 का पहला ही सवाल है शायद, या 4.2 का पहला है, जो है वो देख लो। 4.3 का पहला है। मूलों की, हमें पूछा है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति का मतलब क्या, मूल कैसे है, वास्तविक है, काल्पनिक है, वास्तविक में है तो समान है, असमान है। डी याद है, विविक्तिकर वाला, डी बड़ा होता है 0 से, डी बराबर होता है, डी छोटा होता है। इसमें तो क्या होता है, काल्पनिक। इसमें क्या होता है, वास्तविक और मूल समान। इसमें वास्तविक और मूल असमान। ठीक है, तो ये मूलों की प्रकृति निकालना यदि अस्तित्व हो तो। अब अस्तित्व कैसे चेक करेंगे, तो डी का मान निकालना है बस। डी का मान ये और ये निकला तो अस्तित्व है, और डी का मान ये निकला तो अस्तित्व नहीं है, तो सीधे बोलेंगे मूल काल्पनिक। और ये दोनों आ गए तो हम बोलेंगे क्या है, अस्तित्व है, और फिर प्रकृति निकालनी है। प्रकृति बराबर है मतलब वास्तविक मूल और समान मूल। ओके, एक प्रश्न आ सकता, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, ये वाला प्रश्न, और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, ये सवाल। एक प्रश्न है, परिमाप 8 और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का पार्क बनाना संभव है, जिसकी संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। एक प्रश्न आ सकता है, दो संख्या उनका वर्गों का योग या गुणनफल दे रखा है, कुछ ऐसा प्रश्न, उनके वर्गों का योग, ऐसा प्रश्न एक। या फिर दो संख्याओं का योग तो 27 है, दो संख्या जिनका योग कितना है 127, और गुणनफल कितना है 182, तो वो दो संख्या ज्ञात करो। ये प्रश्न आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। एक वर्गों वाला इंपॉर्टेंट है, एक कौन सा इंपॉर्टेंट है, वर्गों वाला, कि दो संख्या के वर्गों का योग 365 है, तो एक्स और वाई ज्ञात करो, उनका गुणनफल इतना है। ठीक है, एक प्रश्न ये रहा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों जिनके वर्गों का योग 365 है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। बस 3 प्रश्न, 1 2 मैंने पहले बताया, 4 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, चारों में से 2 प्रश्न इसमें आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 4 पूरा, चैप्टर नंबर 4। अब पाठ नंबर 5वां, एपी। कौन सा पाठ है, एपी। एपी इंपॉर्टेंट है, और एपी में मैंने पहले क्या बताया था कि कुछ भी आ सकता है। शुरुआत में मैंने क्या बताया, जुलाई में कुछ भी आ सकता है, हम बता नहीं सकते क्या आ सकता है, लेकिन अभी मैं बताऊंगा क्या आ सकता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 एपी। इसमें आपके पास सवाल रहेंगे 3 प्रश्न 6 अंक। कितने सवाल, 3 प्रश्न 6 अंक। अब 3 प्रश्न कौन कौन से देखो, एक रिक्त स्थान का, एक प्रश्न रिक्त स्थान का, एक प्रश्न 2 अंक का, और एक प्रश्न आएगा 3 अंक का। अब सोचो कि 3 अंक का प्रश्न है वो प्रश्न बड़ा होगा, 2 अंक का प्रश्न है वो भी प्रश्न बड़ा होगा, ये प्रश्न छोटा होगा। मतलब हम देख रहे थे 5.1 प्रश्नावली है ना, उसमें से केवल एक प्रश्न आएगा और वो रिक्त स्थान के रूप में आएगा। 5.1 में और कोई प्रश्न नहीं आएगा। जैसे ये आ सकता है, देखो इधर एपी दे रखी है, -1 -4 -7 डैश 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 खाली जगह, डी होगा। ठीक है, यहाँ पे डी कौन सा होगा, इसमें डी का मान निकालना, बस कर दोगे। रिक्त स्थान में आप लिखना है डी का मान कितना है, इसमें से इसको घटा देना। ओके, या फिर आ सकता है 1 से 100 तक की संख्याओं का योग, 1 से 100 तक की संख्याओं का, यहाँ पे डैश देगा है, 1 से 100 तक की संख्याओं का डैश योग है, तो योग कितना है, सीधे सीधे कर देना, 100 + 1 और 100/2 मल्टीप्लाई, क्या होता है, इसको और इसको जोड़ो 101, और 100 में 2 का भाग दो 50, गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल आ सकता है 10 7 4 डैश 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 का 30वां पद का, कौन सा पद, बस 30वां पद कौन सा होता है, 30वां पद मतलब 33 मतलब a + 29 डी, a का मान 10 है, d का मान कितना -3 है, रख देना, आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख देना, कर दोगे। अगला प्रश्न आ जाए, तो ऐसे प्रश्न करने हैं, कर दोगे। ये तो अबसद में रहने वाले, सॉरी रिक्त स्थान में, किसमें रहेगा ये सवाल, अबसद में, इसमें से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। 5वें पाठ में अबसद का एक भी प्रश्न नहीं आएगा, केवल रिक्त प्रश्न आएंगे, रिक्त स्थान वाले। कैसे आएंगे, या तो ये बताओ या ये बताओ, या बोल देगा एपी ये वाली है, इसमें प्रथम पद बताओ। कोई एपी दे देगा, यहाँ पे खाली जगह देगा, बोलेगा प्रथम पद है इसमें, कौन सा है, -1 है, -4 है, -7 है, या पूछेगा इसमें सार्वंतर क्या है। ठीक है, या कोई कथन दे देगा, खाली जगह बोलेगा सत्य या असत्य है, वहां लिख देना सत्य असत्य, बस ये 3 टाइप 4 टाइप रहने वाले इसमें। अब 2 नंबर में और 3 नंबर में क्या पूछेगा, देखो एपी के अंदर 2 नंबर का सवाल आएगा आपके 5.2 या 3 में से, एक आएगा 5.2 में से, एक आएगा 5.3 में से, 2 नंबर का और 3 नंबर का।
जो 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के सवाल है ना, एक पक्का आएगा 5.2 में से, एक पक्का आएगा 5.3 में से। अब इसमें कैसे प्रश्न आएंगे वो देखो। एपी दे रखी है अंतिम से 20वां पद, आपको एपी दे रखी है अंतिम से, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट। ओके, एक दे रखा है, इसका कोई एपी दे रखी है, एपी का कौन सा पद, एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, 54वें पद से 132 अधिक है। या एक आ सकता है, एपी दे रखी है, इसका एक पद, इसका एक पद -150 है या नहीं चेक करो, है तो क्यों है, या नहीं है तो क्यों नहीं है तो एन का मान निकालना है, और नहीं है तो क्यों नहीं है ये बताना है। ठीक है, ये 3 प्रश्न है। और एक प्रश्न है 10 से 250, 10 से इसके बीच में 4 के कितने गुणज है, 4 के कितने गुणज है। एक प्रश्न है 1 से 100 तक की, नहीं 8 के गुणज, 8 के प्रथम 50 गुणजों का योग, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, 8 के प्रथम 50 गुणजों का योग। एक प्रश्न आ सकता है 51 पदों का योग ज्ञात करो जब प्रथम पद ए का मान दे रखा हो, मान लो कुछ भी, जैसे 4 है और A3 दे रखा 48, तो S 51 ज्ञात करो, बस ये प्रश्न। तीसरा पद इतना है, पहला पद इतना है, तो S 51, इससे आपको क्या ज्ञात होगा, देखो A दे रखा है, इसकी मदद से D निकलेगा, A और D आ गए, और N का मान 51 है, SN निकालना है, S 51 निकालना, निकाल दोगे बस। एक सवाल आ सकता है, A दे रखा है, A गिवन, AN भी गिवन, SN भी गिवन, तो A और D ज्ञात करो, A और D। A दे रखा है, AN दे रखा है, SN दे रखा, तो A और D निकालो। कौन सा प्रश्न है ये, 5.2 का चौथा या 5.3 का चौथा है, जिसमें 10 पार्ट थे, उस 10 पार्ट में से एक सवाल पक्का है। ठीक है, एपी का कौन सा पद 78वां है, एपी दे रखी है और पूछेगा इसका कौन सा पद 78वां, बस ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आलू दौड़ थी वो 3-4 सवाल थे ना, वो नहीं आएंगे एग्जाम में, बस ये कौन सा 78 है कर दोगे। तो इसके भी 7-8 सवाल बताए, इसमें से आने वाला है 3 ये बताए बस अदर के। ठीक है, चैप्टर नंबर 5वां कंप्लीट। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल त्रिभुज। इस पार्ट से सारे के सारे बच्चे डरते हैं, सब जहां भी स्कूलों में जाओगे सर चैप्टर नंबर 6 नहीं आता है, त्रिभुज ये क्या है ध्यान दो इधर। ये आपके पाठ आने वाला है, 3 प्रश्न 4 अंक, 3 प्रश्न 2 प्रश्न तो ऑप्शन वाले, 1 प्रश्न 2 नंबर का, 2 प्रश्न तो ऑप्शन के आएंगे और 1 सवाल आएगा 2 नंबर का। अब ऑप्शन वाले कैसे रहने वाले वो देखो। समरूपता कसौटी याद कर लेना, निम्न में से कौन सी एक समरूपता कसौटी नहीं है, कौन सी एक नहीं है। ऑप्शन दे देगा आपके पास ट्रिपल ए, एक दे देगा ट्रिपल एस, एक दे देगा डबल एस, एक दे देगा डबल ए। बोलो कौन सी समरूपता कसौटी नहीं है, बस ये अबसद में सवाल आने वाले हैं। एक दे देगा आपके पास ये, यदि एबीसी और पीक्यूआर 2 त्रिभुज समरूप है, एबीसी और पीक्यूआर समरूप है और उसमें दे रखा है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5, बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 3 और क्यू आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू ज्ञात करो। बस कर सकते हो ज्ञात, थेल्स प्रमेय लगानी है, कौन सी प्रमेय, थेल्स थ्योरम कर देना। थेल्स प्रमेय क्या बोलती है कि जब ऐसे मान लो त्रिभुज है और ये वाला, अच्छा इन त्रिभुजों में एक और लाइन बोली है इसने कि ये जो ए बी सी यहाँ पे डी यहाँ पे ई, तो ये डी ई समांतर है बी सी, बस ये भी है, ऐसा हो सकता है मान लो। या फिर इन्होंने क्या बोला एबीसी और पीक्यूआर समरूप है, मतलब 2 अलग अलग त्रिभुज बनाने हमें, ये एबीसी और ये पीक्यूआर, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं बताओ, समरूप है। तो इसने बोला ए बी 5 है, ये 5 है, बीसी 3 है, ये 3 है, ये 1.5 है, क्यूआर ये 1.5 है, हमें पूछा पीक्यू ये। तो समरूप की शर्त क्या होती, इसका अनुपात इसके साथ बराबर होगा इसका अनुपात इसके साथ, तो इसका इसके साथ अनुपात कितना है 3/1.5 मतलब 2, तो ये 5 बटे क्या होगा तो 2 बनेगा, कितना होगा। एक प्रश्न आपके पास वापस यहाँ पे क्या है देखो इधर, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर
ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। हमें पूछा है ए बी बराबर 5, ए बी बराबर कितना है 5, पी क्यू बराबर 10, बी सी बराबर 2, क्यू आर बराबर 1 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर 60 है, कोण बी बराबर 60 है। तो निम्न में से कौन सा सत्य है? कोण पी बराबर 60, कोण क्यू बराबर 60, कोण आर बराबर 60 या पी आर बराबर 10। चित्र बनाना, वहां से स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सा कोण 60 होगा। यदि बी 60 है ना, इसका ये बी वाला 60 है, तो इसका ये 100% क्यू वाला 60 होगा, कोण क्यू 60 होगा। या ऑप्शन होगा पी 60, क्यू 60, आर 60, तो आपको क्यू वाला 60 के बराबर में टिक करना। ठीक है, ये तो हो गए अबसद के सवाल। ये कैसे सवाल है? अब एक सवाल आएगा आपके पास 2 नंबर का, कितने नंबर का? उसमें से कौन सा प्रश्न आएगा? देखो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बता देता हूं, और बाकी आएगा तो एग्जामिनर के ऊपर है, पता नहीं क्या दे सकता है, लेकिन इंपोर्टेंट प्रश्न मैं बता दूंगा। इनमें से लगभग 80% आने के चांस है। एक प्रश्न ये है, एक चित्र देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है। ये एक चित्र देखो, इस चित्र में बोल रखा है डीई समांतर एसी। ये डी और ई लाइन है ना, ये इस एसी के समांतर है, तथा ये डीएफ इस एई के समांतर है। ये लाइन इसके समांतर है और ये लाइन इसके समांतर है, आपस में दोनों लाइनें समांतर है। तो सिद्ध करो कि डीएफ बटा एफ ई बराबर बी बटा ई सी। कर दोगे? ये एक सिद्ध करने वाला ऐसा सवाल, ये इंपोर्टेंट एक सवाल ये था। यहाँ पे एल, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे एन। इसमें क्या बोला? एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर सी बी, एल एन समांतर सी डी। तो हमें सिद्ध करने को बोला ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा ए डी। अब ध्यान दो यहाँ पे ए एम कहां पे है? एम यहाँ पे कहां है? ये एम है। ए एम बटा ए बी, इधर देखो ए एम बटा ए बी कहां है? ये रहा। ठीक है, फिर क्या? ए एन बटा ए डी, ए एन बटा ए डी। अच्छा यहाँ पे एम नहीं है, कुछ और होगा। एम यहाँ है शायद, एम यहाँ है, एल यहाँ है, ऐसा है। ए एम बटा ए बी और ए एन बटा ए डी, ये सिद्ध करना है। ट्रांसफर में लगानी है, लेकिन इसमें एक और बात क्या है, देखो ध्यान से। ट्रांसफर में क्या होती है पता है? ये वाला छोटा पार्ट बटे ये वाला पार्ट बराबर ये वाला पार्ट बटे ये वाला पार्ट। लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछ रहा है कि ये वाला पार्ट बटे पूरा पार्ट, फिर ये वाला पार्ट बटे पूरा पार्ट। तो इस विशेष प्रकार के प्रश्न में हम क्या करते थे? एक जोड़ते थे, याद करो। एक ऊपर अंश को हर बना दिया था, हर को अंश बना दिया था, फिर एक जोड़ा था, फिर लास्ट में जाके वापस अंश हर को चेंज कर दिया था। तो ये वो विशेष प्रकार का सवाल है जिसमें हम एक जोड़ते हैं। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, और ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न तो इस बार भी आ सकता है, लास्ट ईयर आया है तो इस बार भी आ सकता है। अगला सवाल देखो, ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो। एक आकृति दे रखी है, यहाँ पे टी क्यू आर, टी क्यू ऐसा कोई प्रश्न है। यहाँ पे कोण 2 है, कोण यहाँ पे पी है, यहाँ पे एस है, बस। क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर है, और कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर। ये कर दोगे समरूप? ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ये कर दोगे इंपोर्टेंट। क्या पूछा है देखो, कोण 1, यहाँ पे कोण 1 नहीं दर्शा, ये कोण 1 है, ये कोण 1 कोण 2 के बराबर है, और ये चीजें दे रखी है, बस कर देना यहाँ पे। ठीक है, एक प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न नंबर 3 है, ये प्रश्न नंबर 4। यहाँ पे आपके पास है सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, फिर यह डी, पी, ई। आकृति दे रखी है, इस आकृति में जो कोण दे रखे ये 90 और ये 90 है। तो निम्न को सिद्ध करो। जैसे पहला है एबीडी, ए बी समरूप है त्रिभुज बीसीई, ये कर देना। या फिर पीडीसी समरूप है बीईसी। मैंने 2 पॉइंट लिए, ऐसे किताब में 4 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? उन चारों में से कोई भी आ सकता। प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4। ये प्रश्न 4 लिए बोलो, ठीक है।
ये तो किसका सवाल है 5.6.2 का 6 और 6.3 का मिक्स। एक और प्रश्न था याद करो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 या 13 ऐसा कुछ है, जिसमें ऐसा सिद्ध करना था कि BC स्क्वायर बराबर AD इंटू BC ऐसा कुछ था, प्रॉपर याद नहीं मुझे। ये था देखो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 या 15 या 13, ये वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। तो छठे पार्ट के कितने सवाल हुए 5, 1 2 3 4 और 5। इस 5 के अलावा कोई भी नहीं आएगा, 90% चांस है कि कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, छठा पार्ट पूरा। सातवां पार्ट देखो, सातवां पार्ट आने वाला है 4 प्रश्न 7 अंक, सबसे बड़ा पार्ट, अब तक का सबसे बड़ा पार्ट। साथ साथ में याद करते रहो सब कुछ। चैप्टर नंबर 7, एक बात ध्यान रखो, जिस किसी को अभी आगे सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड रीट की कुछ भी तैयारी करनी है ना, ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति, ये कभी पीछे नहीं छोड़ेगा। अभी आपके साथ है, 11वीं में आपके साथ होगा, 12वीं में भी साथ है, कॉलेज लेवल तक साथ चलेगा। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेना, निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसके अंदर से आपके सवाल पूछेगा, कितने सवाल आने वाले हैं 4 प्रश्न, कितने अंक के 7 के। अब कैसा कैसा रहेगा वो देखो, एक प्रश्न तो ऑप्शन का, एक सवाल रिक्त स्थान, ठीक है, एक सवाल 2 नंबर का और एक सवाल 3 अंक का। बोलो कितने प्रश्न हुए 1 2 3 और 4 प्रश्न, कितने अंक हुए 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 अंक। मतलब प्रश्न 2 नंबर का भी आएगा, 3 नंबर का भी आएगा, रिक्त स्थान भी आएगी और ऑप्शन वाले सवाल भी आएंगे। अब कैसे रह सकते हैं वो देखो, इधर रिक्त स्थान वाले सबसे पहले देखो, रिक्त स्थान और अबसद वाले, एक बिंदु दे रखा है यहाँ पे। एग्जाम में 3 और 4 की जगह कुछ भी आ सकता है, 3,-4 की जगह पूछा है इसकी एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से या वाई अक्ष से दूरी, इसको कैसा करना है इधर देखो। अगर मान लो एग्जाम में आ गया एक्स अक्ष से दूरी, किससे पूछा है, तो देखो एक्स ये वाला वाई ये वाला, तो एक्स को छोड़ दो, ये -4, एक्स अक्ष से दूरी कितनी आ जाएगी, एक्स अक्ष से पूछा है तो वाई वाला मान, और वाई अक्ष से पूछा है तो एक्स वाला मान। अब पूछेगा वाई अक्ष से दूरी, तो कितनी, वाई अक्ष से 3। क्यों लिया, क्योंकि देखो वाई अक्ष से दूरी पूछी है, ध्यान रखना दूरी, निर्देशांक मैं नहीं बता रहा हूं, पहले ध्यान दो। यहाँ पे एक्स अक्ष या वाई अक्ष से दूरियां, एक्स अक्ष या वाई अक्ष से